देखती आंखों सुनते कानों को जानना जरूरी है कि सलाम पहुंचे। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर होते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। आईफल टावर फॉर सेल। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्कैम को रखने वाले शख्स के बारे में, जिसका नाम विक्टर लिस्टिक था। इस शख्स ने अपने कैरियर का आगाज पैसे बनाने वाली मशीन से किया। उसने पैसे बनाने वाली मशीन बनाई और लोगों को बहुत बहुत महंगे दामों बेची। उसका कहना था कि मेरी बनाई हुई मशीन $100 के बिल्कुल असली नोट छाप सकती है। खरीदने वाला तो यही सोचता था कि वो इससे बहुत अमीर हो जाएगा और वो दोबारा से पैसे बना लेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें असल बात यह है कि विक्टर ने ये किसी को नहीं बताया था कि इस मशीन की स्याही तकरीबन 12 घंटों में खत्म हो जाएगी और जब तक ग्राहकों को पता चलता, विक्टर अपनी स्याही के रेट कई गुना तक बढ़ा चुका होता था। ऐसा सब करके विक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और साथ ही अपने जालसाजी वाले कामों की वजह से विक्टर बहुत बदनाम हो चुका था। लेकिन उसके ये सब काम बहुत छोटे थे। असली काम जिसके लिए विक्टर को याद किया जाता है वो है आईफल टावर को बेचना, और इसने 2 बार अलग अलग इंसान को आईफल टावर को बेचा। ये सब 1985 यानी कि 1985 में शुरू हुआ, जब उसको एक अखबार के सहारे पता चला कि आईफल टावर में मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। और उसके बाद उसने तकरीबन 6 कबाड़ियों को बुलाया और वो लोग जो लोहे को खरीदते थे, और विक्टर ने खुद को उनके सामने एक सरकारी अफसर बताया और साथ ही उसने उनको कहा कि सरकार अब आईफल टावर को गिरा रही है, वो इसे बेचना चाहती है। तो विक्टर ने उन 6 कबाड़ियों से आईफल टावर की बोली लगवाई और जिसमें से एक के साथ उसने डील फिक्स कर ली। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जिस कबाड़ी ने आईफल टावर की डील विक्टर से डन की थी, उसने विक्टर को मोटा पैसा खिलाया था ताकि आईफल टावर वो किसी दूसरे कबाड़ी को बेच ना सके। और जब उस कबाड़ी को विक्टर की सच्चाई पता चली तो वो इतना ज्यादा शर्मसार हुआ कि उसने इस हरकत के बारे में किसी को बताया तक नहीं। और इस कारनामे के पूरे 1 महीने के बाद विक्टर की लालच उभरी और वो दोबारा पेरिस आया और उसने एक बार फिर आईफल टावर को बेचा। लेकिन इस दफा जो दूसरा शिकार बना वो पुलिस में जाने की हिम्मत कर गया और उसकी वजह से विक्टर को पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों, सच में जो उसने स्कैम किए वो बेहद कमाल के थे। एयरपोर्ट फॉर सेल। एक धोखेबाज इंसान बनने से पहले इमैनुअल नुवार्ड नाम का ये आदमी यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया का डायरेक्टर हुआ करता था। ये शख्स ऐसी जगह नौकरी कर रहा था जिससे हर कोई उस पर यकीन करता था और इसी बात का इस शख्स ने फायदा उठाया। इस शख्स ने 1995 में खुद को नाइजीरिया के एक और बैंक का डायरेक्टर शो किया और ये पोस्ट लेकर वो ब्राजील के सागाकोची बैंक के डायरेक्टर के पास गया और उनसे एयरपोर्ट में पैसा लगाने को कहा और उन्हें कहा कि नाइजीरिया के दारुल हुकूमत में बहुत जल्द एक एयरपोर्ट बनने वाला है और मैं इस एयरपोर्ट में आपका पैसा लगवा सकता हूँ। इसके बदले में आपको मुझे $10 मिलियन का कमीशन देना होगा। दोस्तों, ब्राजील के बैंक के डायरेक्टर ने उसकी बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया और उस पर पैसा लगाना शुरू कर दिया और ये पूरा स्कैम 1997 तक अंजाम रहा। फिर अचानक स्पेन के एक बैंक ने ब्राजील के बैंक के अंदर कुछ घपला होते देखा और फिर स्पेन के बैंक के मुलाजमों ने इस ब्राजील के बैंक की पूछताछ करना शुरू की कि इतना पैसा आखिर बैंक से गया कहाँ, और अगर ऐसे पैसा कहीं जा रहा था तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई। और दोस्तों, फिर इस केस को पुलिस के हवाले कर दिया गया और जब पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि ब्राजील के बैंक के डायरेक्टर ने नाइजीरिया के बैंक के डायरेक्टर को 1995 से लेकर 1997 तक $242 मिलियन बैंक से निकाल कर दिए थे, जिसके बदले नुवार्ड हमेशा ब्राजील के डायरेक्टर को यह प्रॉमिस करता कि जल्द ही अबूजा में एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन दरअसल वहाँ पे ऐसा कोई एयरपोर्ट बनने वाला नहीं था। दोस्तों, खुद सोचिए कि बिना किसी को मालूम हुए $242 मिलियन का घपला कर दिया गया। पोर्तुगल बैंक नोट। दोस्तों, बात है 1924 की, जब एल्वस रोजले नाम के इस शख्स को एक कंपनी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी करने पर गिरफ्तार किया गया था और इस शख्स ने 54 दिनों तक जेल की हवा खाई। 54 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद भी इस शख्स ने सुधरने का नहीं सोचा और जिस काम की वजह से यह शख्स जेल में गया था, इसने जेल में बैठ के उसी काम को मजीद बढ़ाने का प्लान किया और वो काम पुर्तगाल की तारीख में इतना बड़ा बन गया और उसको आज भी पुर्तगाल बैंक नोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो शख्स जेल से बाहर आया, उसने बैंक डी पुर्तगाल के साथ फेक समझौता किया कि वो
उस शख्स को अपने बैंक का एक मुलाजिम बनाने। उसके बाद उसने लंदन की एक कंपनी जो कि पुर्तगाल के बैंक के लिए नोट छापा करती थी, उस शख्स ने उस कंपनी से राब्ता किया और उसे कहा कि वो नोट छापे। और उसने कहा कि ये नोट बैंक के कहने पे ही छापे जा रहे हैं और ये खुफिया तौर पे छापे जाएंगे। लेकिन असल में एल्विस इस पूरे पैसे को अंगोला में लगाना चाहता था। अंगोला उस वक्त में पुर्तगाल की बेहद छोटी सी कॉलोनी हुआ करती थी जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थी। एल्विस के कहने पर लंदन की उस कंपनी ने $10,07,060 को छापा, जिसे उस वक्त पुर्तगाल में बांटा गया। दोस्तों फिर 1925 में उसने बैंक ऑफ अंगोला के नाम से एक अपना बैंक खोला। इसके अलावा उसने बैंक ऑफ पुर्तगाल में भी अपनी हिस्सेदारी लेने की सोची और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि वो अपना किया हुआ धोखा दुनिया से छुपा सके। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि बैंक ऑफ अंगोला ने बहुत कम सूद पे लोगों को कर्जा देना शुरू कर दिया और इसकी इसी हरकत से लोगों को इस पे शक हुआ और लोगों ने इस बात पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। और ये सब कुछ सामने आते ही बैंक ऑफ पुर्तगाल ने इस बैंक की तहकीक करना शुरू कर दी और जो नोट बैंक ऑफ पुर्तगाल के पास थे उसी सीरियल नंबर के नोट बैंक ऑफ अंगोला लोगों में बांट रहा था। और जिसके बाद एल्विस का धोखा दुनिया के सामने आया और उस पे केस चला और दोस्तों 5 साल के बाद उसे तकरीबन 1.5 साल की सजा सुनाई गई। द रिपब्लिक ऑफ पोयस। दोस्तों क्या आपने कभी सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक ऑफ पोयोस के बारे में सुना है? मेरे ख्याल में आप लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा और आप लोगों को ऐसा कभी सुनाई देगा भी नहीं क्योंकि ये वर्ड्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स के दिमाग में घूमे थे और लोगों को इस पे यकीन दिलाने के लिए उसने लोगों के साथ खूब धोखा किया। ये बात है 1820 की। गुरेगर मैकगुरेगर का नाम का ये आदमी सच में एक बहुत ही अजीब आदमी सामने आया। उसने अपनी ही तरफ से एक ख्याली मुल्क बना लिया और उस मुल्क की उसने एक पूरी कहानी बनाई जिसका नाम उसने पोयोस रखा, जो कि आज के वक्त में ब्लैक रिवर अमेरिका के पास मौजूद है। और इसने इस मुल्क का रकबा तकरीबन 80 लाख एकड़ का बताया और उसने खुद को इस मुल्क का राजा जाहिर किया और उसने ये भी बताया कि उसका मुल्क पोयोस बहुत हरा भरा है और उसने ये कहा कि उसके पास लोग नहीं हैं जो उसके देश को चला सकें। उसने अपने इस मुल्क को चलाने के लिए अखबारों तक में छपवा दिया कि उसको लोगों की जरूरत है और नेशनल मीडिया में अपने इंटरव्यूज तक दिए। प्यारे दोस्तों उसने इस मुल्क के ऊपर 355 सफ़हों की एक किताब भी लिख डाली थी। प्यारे दोस्तों उसका ये धोखा इतना बड़ा बन चुका था कि ये सच साबित होने लगा था और उसने अपने इस मुल्क में से जमीन को भी बेचना शुरू कर दिया और उसने लोगों को सर्टिफिकेट्स के साथ जमीन बेचना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन उस वक्त में उसने तकरीबन 2 लाख पाउंड कमा लिए थे और उस वक्त में 2 लाख पाउंड की कीमत बहुत 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 ज्यादा हुआ करती थी और यही काम करना उसने अपने बेटे को भी सिखाया। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको इस थंबनेल वाली पिक्चर के बारे में बताता हूँ जिसमें आप बहुत ज्यादा गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन मैं इन गाड़ियों को गाड़ियां नहीं कहता जिनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए दोस्तों इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये आखिर क्या है। द मेडिकल कार स्कैम। ये पूरा स्कैम शुरू होता है एक आदमी से जिसका नाम रॉबर्ट गोमेस था और इसने एक कहानी पूरी दुनिया में फैलाई कि वो जॉन बॉबर्स नाम के शख्स का लड़का है जो कि बहुत बड़ी फूड कंपनी के डायरेक्टर है। और फिर उसने चर्च में कहा कि डॉन के $311 मिलियन में उसका भी हिस्सा है और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसका बाप अपनी 16 लग्जरी किस्म की गाड़ियों को बेचने का प्लान भी बना रहा है और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो सब लग्जरी गाड़ियां आप सबको फ्री में दी जाएंगी, आपको सिर्फ $1000 या $1100 का फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। 1997 से 2002 तक गोमेस को तकरीबन 4000 लोगों ने वो फॉर्म जमा करवाए और जब लोगों ने अपने पैसों का हिसाब उससे मांगा तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि ना ही वो जॉन बॉबर्स का लड़का था, ना ही उसका $411 मिलियन में कोई हिस्सा था और ना ही उसके पास 16 लग्जरी गाड़ियां मौजूद थी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि 4000 का हिस्सा बहुत कम है। उसने ऐसा करके लगभग $20 मिलियन कमा लिए थे और दोस्तों 2003 में उसे 21 सालों के लिए जेल में भेजा गया। वाकई ही ये है क्या था, क्यों हजारों लाखों गाड़ियां यहाँ सड़ने के लिए छोड़ी गई थी। ये गाड़ियां बहुत बड़ी सिक्योरिटी वॉल के साथ बंद है और यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। ये गाड़ियां 2 बड़ी कंपनियों की मलकियत है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन दोनों कंपनियों में आपस में अच्छी और नई गाड़ियां बनाने की रेस लगी थी और जब हुकूमत ने इन कंपनियों की जांच की तो पता चला कि इन्होंने अपना फायदा देखने के लिए लोगों की सेहत से स्कैम किया। इन्होंने गाड़ियों के इंजन को इस तरह बनाया कि वो आम इंजन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे थे और फिर गवर्नमेंट के हुक्म पे इन दोनों कंपनियों ने अपनी अपनी गाड़ियों को वापस बुलवा लिया और वो गाड़ियां आज भी इन्हीं हालातों में वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।